नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जब थाने में ही हो गया चोरी तो आम लोगों को कैसे मिलेगी सुरक्षा। सिकंदरपुर ओपी के मालखाने से गायब हो गया जब्त की गई शराब। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में हरियाणा पुलिस ने मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दिन भर चलती रही शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी। और नकली सरसों तेल की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। ब्रांडेड कंपनी की शिकायत पर गोलाबांध रोड से कई टीन तेल बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे बिहार पुलिस की फजीहत हो रही है। चोरों ने और कहीं नहीं बल्कि पुलिस थाने के अंदर ही हाथ साफ कर दिया। वारदात सिकंदरपुर ओपी की है, जहां शुक्रवार की देर रात तेज बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने माल खाने के पीछे हिस्से का दीवार तोड़कर जब्त किए गए 5 कार्टन शराब चोरी कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी की भनक मौजूद पुलिस कर्मियों को नहीं लगी। शनिवार की सुबह चोरी का पता चला तो उनके होश उड़कर आनन फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से छापेमारी शुरू की। पुलिस ने छापेमारी में 2 कार्टन शराब बरामद कर ली। एक युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि चोर वेंटिलेटर तोड़कर माल खाने में घुसकर और वहां रखी शराब की 5 पेटियां और अन्य सामान लेकर। बताया जा रहा है कि चोरों के कब्जे में झोले में रखा सामान नहीं मिला है। 3 अन्य कार्टन शराब का भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी की वजह से पुलिस लगातार छापेमारी एवं नाकेबंदी करके शराब जब्ती का अभियान चलाती है। इनमें जो शराब जब्त होती है उसे ओपी या थाने के माल खाने में रखा जाता है। चोरों को पता था कि थाने में शराब की पेटियां रखी हुई है, इसलिए उन्होंने मौका देखकर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से पुलिस की फजीहत भी हो रही है। क्या पेटी निकाला? 5 पेटी निकाले रहे, 3 पेटी वो ले लिया। झोड़ा वाला यही वाला हम रखे हुए थे तो हम दे दिए वापस सर के। फिर अच्छा, तुमको डर नहीं लगा थाना से तुम चोरी कर रहा? वो निकाला, हम नहीं निकाले। तू कोऑपरेट किया ना उसका? तू मदद तक किया? मदद किया ना चोरी में? हाँ, पहले भी जेल गए हो कभी? रेलवे में कौन सी चोरी किया था? कुछ नहीं चोरी कर लेते, इससे बेच दिया। अच्छा, शराब भी तुम बेचता है? हाँ, शराब नहीं बेचता है? नहीं। तो तुमको डर नहीं लगा थाना से हम चोरी कर रहे हैं पुलिस पकड़ेगा हमको? वो गॉप कर रहा था, वो डेली आता है 12 बजे रात के, वो यहाँ पर पीने गांजा पीने आता है। अच्छा, कहाँ रखा था चुरा के? हम हाँ रख लेते नीचे रखा था। हाँ। और रजवा कहाँ रहता है? रजवा रहता है झपसी टोला में, टावर पर काम करता है। मुजफ्फरपुर में थाना भी अब सुरक्षित नहीं है। बेखौफ चोरों ने बीती रात थाना में सेंधमारी कर शराब की चोरी कर ली। और ये देख सकते हैं, ये मालखाना है सिकंदरपुर ओपी का। और मालखाना के अंदर में जो शराब जब्त की जाती है, जो अन्य सामान जब्त की जाती है, उसे चोरी कर ली गई। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मामले की जाँच चल रही, चूँकि मालखाना है, अंदर हम नहीं जा सकते हैं। पीछे का रास्ता आपको हम जरूर दिखाएंगे, पीछे से किस तरह से सेंधमारी की गई। जितने भी थाना में जब्त सामान होती है वो सामान इसी मालखाने में रखी जाती है, जिसका लेखा जोखा भी बनाया जाता है। ये देख सकते हैं सिकंदरपुर ओपी का पिछला हिस्सा है। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि इधर आके दिखाइए किस तरह से जो चोर थे, बेखौफ चोर, वो देखिए ऊपर दिखाएंगे आपको। सेंधमारी किया है यहाँ पे और सेंधमारी करके अंदर प्रवेश करते हैं
और प्रवेश करने के बाद में लगभग 5 कार्टन शराब जो है वो चोरी कर लेते हैं। हालांकि कुछ शराब जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है और एक जो युवक है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। बताया जाता है कि उसी और उसके साथी के द्वारा चोरी कर ली गई है। बड़ा सवाल है कि थाना भी अब मुजफ्फरपुर में या माने बिहार में सुरक्षित नहीं है और थाने से शराब की चोरी हो जाती है। बड़ा सवाल है कि आखिर में पुलिसकर्मी कहाँ थे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और थाना के अंदर चोरी हो जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ी होती है, देख सकते हैं। और थाना अध्यक्ष देवव्रत कुमार लगातार मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और जांच की जा रही है। सर, क्या इनपुट थी सर? अरेस्टिंग कर हाँ, एक अरेस्टिंग की गई है, कुछ रिकवर हुआ है, आगे प्रक्रिया चल रहा है। अंदर प्रवेश सब कैसे किया गया? अंदर प्रवेश दीवार तोड़कर प्रवेश किया गया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? आगे निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। अगला बोले पुलिसकर्मी नहीं थे क्या थाना में उस समय? सब थे, बारिश हो रही थी ना, बारिश के कारण इसका। कितने कार्टून शराब की चोरी है सर? 5 कार्टून था। रिकवर भी किया गया है? हाँ, रिकवर है, 2 कार्टून 1 थैला रिकवर है। तो थाना प्रभारी देवव्रत कुमार को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ शराब को रिकवर कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इंडिया राजद और जदयू पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री चौबे ने नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार, पलटू कुमार और बेरोजगार कुमार से संबोधित करते हुए कहा कि कुर्सी के लिए राजद नेताओं के चमचागिरी में लगे हुए हैं, जबकि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जेल जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सब जानते हुए नीतीश कुमार चुप है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार हो गए हैं, उन्हें केवल कुर्सी से प्रेम और कुर्सी बचाने की चिंता रहती है। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार राजद नेताओं के चमचागिरी में लगे हुए हैं। राजद नेताओं पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। पूरा परिवार गठजोड़ कर जेल जाने को तैयार है, फिर भी नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं चल रहा है। जेल भेजने की शुरुआत यूपीए की सरकार ने की थी। लालू यादव जब जेल गए तब उनकी एक पॉकेट में प्रधानमंत्री थी और दूसरे पॉकेट में भारत सरकार थी। वहीं नीतीश कुमार के द्वारा फिर से एनडीए में शामिल होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए की खिड़की दरवाजा दोनों बंद हो चुके हैं। उनका सदा के लिए ये दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा बंद है, खिड़की खुली हुई है। भाई खिड़की खुली हुई है, खिड़की में जाली भी है, फिल्टर हो करके खिड़की से लोग आएंगे। अब उनका तो कहीं एंट्री नहीं है। हाँ, जो लोग, मैं तो चाहूंगा कि कुर्सी कुमार जी के चक्कर में आप लोग मत रहो। ये हम तो गए सनम, हमको और आप सबको भी ले डूबे सनम, ये होने वाला है। इसलिए बिहार के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ये कुर्सी कुमार को त्यागो और एक साथ मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। जदयू के लोग संपर्क में है क्या आपके? संपर्क में है, सभी मिलते जुलते हैं। अभी हवाई जहाज से आए, उनके सांसद सब लोग, कई सांसद साथ में आए, तो हम लोग तो रोज मिलते हैं। हम रोज लोग अपनी व्यथा भी कहते हैं कि आपने ठीक कहा था। मैं पहला दिन पार्लियामेंट में, जिस दिन ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी, सरकार जिस दिन राजद के साथ गई थी, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक शुद्ध हो गया है और अब ये काम के लायक नहीं रहे। इसलिए ये सब प्रकार का गंदा काम, जितना अच्छा काम किया था सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज ये गंदे काम पर तुल। ना उनकी नीतियां स्पष्ट है और ना ही उनको कुछ करने की नीयत भी है, उसमें भी खोट है। हमारे, माफ करिएगा मैं पलटू राम से उच्चारण कर रहा हूं, मेरे 74 आंदोलन के साथी भी रहे, उनके साथ मैं कैबिनेट में मंत्री भी रहा। लेकिन कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और सचमुच में उस व्यक्ति को, जिसको अटल जी से लेकर के, जिनको अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक ने ऐसा स्थान दिया जो कभी उनको नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में
जेल जा रहे हैं, छूट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उन्होंने ही कोर्ट में अपने लोगों के द्वारा यह करतूत, अगर उन्होंने जेल भिजवाने में काम दिया तो आज फिर उनकी स्तुति गान करने में वो सबसे आगे है। उनके गोद में, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके इतना दुर्भाग्यपूर्ण बिहार को फिर से उस जंगल राज में धकेलने का जो प्रयास किया है, और नारी शक्ति का जो अपमान हो रहा है, नारी के साथ जो अभद्रता हो रही है प्रतिदिन, जिस प्रकार से पूरा बिहार कहा जाए कि फिर से जंगल राज से डर रहा है कि कहीं जंगल राज न आ जाए, और सचमुच में आज नारी उससे ज्यादा चिंतित है। हत्याएं, बलात्कार, हिंसा, अपराध, प्रतिदिन चैन छीन, मतलब हजारों महिलाओं के पूजा पर जाए या मार्केटिंग जाए, चैन छीने जाते सभी शहरों में, उसका केस तक दर्ज नहीं होता। ये नारी के साथ जो अपमानजनक बातें होती रहती है और बात है, लेकिन बिहार में महिलाओं को आरक्षण किसकी सरकार में मिला? जब हम थे, भाजपा जब थी, उस समय हमने कहा कि ये मिलना हो चाहिए, और हम लोगों ने, आप भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर हम लोग नहीं होते तो हिम्मत कहां था आपको? ये अटल जी का आशीर्वाद था, और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये सरकार थी तो उस समय मिला, और यह भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति का शुभ परिणाम था कि आप उसके मुखिया बने थे, हमारे द्वारा आप मुखिया बने थे, और हमने वोट कम होने के बावजूद, आपके मत कम होने के बावजूद भी आपको मुखिया चुना था, पहले भी और पिछले बार भी। तो बिहार से जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी, और फिर क्या हाल बन गया है आप सभी उससे वाकिफ है। और इसलिए आप आज बिहार फिर से पूरे देश में हत्या, अपराध और महिलाओं से के बारे में जो मैंने कहा, उनके साथ गलत व्यवहार और पूरी तरह से लूट एवं कुशासन वाले राज्य के रूप में आज बिहार जाना जा रहा है। आज पूरे देश में बिहार के जो 2005 से 10 में हमारे साथ मंत्री थे, उस समय जो बिहार को लोगों को 5 से 10 में, अजीत जी, वह भी बिहार था, लेकिन आज बिहार क्या हो गया कि आज बिहार, राजस्थान, पंजाब, ऐसे प्रांत हत्यारों का, अपराधियों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का ये इमेज हमारा बना है। इसलिए बिहार आने से अब डरने लगे। बिहार के लोग पलायन करने, जो पलायन बंद हो गया था, फिर से बिहार का पलायन जारी हो गया। आज ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहां भी देखो, बिहार आने से अब भयभीत हो जाते हैं लोग, और महिलाएं तो पूरी तरह से। मुझे याद है जिस दिन ये सरकार, इनकी जो खिचड़ी सरकार बन रही थी पलटू राम जी की, हम उस दिन हवाई जहाज से कई लोग आ रहे थे, मेरे बगल में कई महिलाएं बैठी थी, वो कह रही थी चिल्ला चिल्ला के, बचा लीजिए बिहार को, दिल्ली से पटना आ रही, बचा लीजिए इस बिहार को। ये क्या हो रहा है? इनका मति क्या हो गया है? ये पागल हो गए हैं क्या? ये महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके हवाई जहाज में बोल रही। मैं कुर्सी कुमार जी को, क्योंकि ये कुर्सी कुमार जी अब हो गए, जनता की हित इनके साथ नहीं है। कुर्सी कुमार जी केवल और केवल कुर्सी के प्रेमी हो गए, उनकी उसकी चिंता है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि राजद के नेताओं की खूब चमचागिरी में ये लगे हुए हैं। ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, 100 परिवार गेट जोड़ करके जेल जाने की तैयारी में, फिर भी इनको अंदाज नहीं लग रहा। और इसका काम किसने करा? तो उस समय के यूपीए सरकार में, आज कहते हैं कि हमें ईडी जो है ये भाजपा के दामाद हो गए, और उस समय आपके सगे दामाद थे, अभी सौतेला दामाद हो सकता है। आप आपकी संज्ञान में आपके तो सगे दामाद थे यूपीए में। इस पॉकेट में प्रधानमंत्री, दोनों पॉकेट में भारत सरकार, और भ्रष्टाचार में आप पहली बार जेल गए थे। और जितने बार पहले जेल गए तो यूपीए के राज में वही ईडी, वही सीबीआई। उस समय दामाद नहीं थे आपके।
मुझे शर्म आता है ऐसे लोगों पर। और कुर्सी कुमार जी ने तो शर्म को उससे अब शर्म भी लज्जा करने लगा। और सचमुच में कुर्सी लेकर कभी बंगलोर जाते हैं, कुर्सी लेकर के कभी मुंबई जाते हैं। ये महाठगबंधन को जो हिंदी है I.N.D.I.A, ये क्या बना है? और मुझे लग रहा है कि वहां से भाग जाते हैं और फूफा जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। आपने देखा फूफा जी नाराज है, गाल फुला लिए, काहे इनको कुछ मिला नहीं, चाहते कि हमारा नाम घोषणा हो जाए। ये तो होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना इनको, इनके अगल बगल कुछ लोग जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, इनको बराबर दाजमा में रख करके, अरे देश के तो आप भावी प्रधानमंत्री आप ही हो, लेकिन ये कभी नहीं होंगे। कान खोल करके सुन लीजिए। बाद में इनको यह भी एहसास हुआ कि हमको कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे इंडी का, मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में आयोजित गणेश उत्सव में शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भगवान गणेश और बाल गंगाधर तिलक की आरती उतारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव केवल धर्म, श्रद्धा और आस्था का उत्सव नहीं है, बल्कि यही वो प्रेरणा थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति और धर्म के बंटवारे को दूर करने के लिए गणेश उत्सव के माध्यम से एक साथ जुड़ने की शुरुआत हुई थी और उसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार 1893 में गणपति उत्सव का आयोजन किया था। कांग्रेस सरकार ने आज तक बाल गंगाधर तिलक को उनका वह स्थान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वराज को भारत भूमि में उतारने का काम करेंगे। लौह पुरुष पटेल जी को किस प्रकार से यातना दी गई थी, ये लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस के लोग वंशवादी केवल उनके परिवार के नाम से देश भर में जो बने, चाहे वो जितने भी हो देश भर में, उनके परिवार और खानदान के लोगों के नाम पर पहली बार ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में मेरा तो विश्वास है और मैं चाहूंगा जिन्होंने स्वराज पर्व देने का काम किया है, और मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफी लोकमान्य तिलक से प्रभावित है और आने वाले बहुत जल्दी आपको लगेगा कि स्वराज एक जो कमी रहा, स्वराज पुरुष के रूप में बाल गंगाधर तिलक जी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जो स्वराज भवन के रूप में जरूर ये प्रदान करेंगे और उनके नाम से, जैसे अंबेडकर जी के लिए आज एक कहा जाए कि लोक तीर्थ बन गया है, वैसे स्वराज तीर्थ बनेगा, ऐसा मेरा एहसास है। स्वराज भूमि बनेगा, इसी भारत में बनेगा। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के दावे की पोल खोल दी है। सदर अस्पताल से लेकर समाहरणालय, नगर थाना सहित अन्य सरकारी दफ्तर झील में तब्दील हो गया। शहर की हृदय स्थली कल्याणी चौक और स्टेशन रोड के पास भी जल जमा हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग नगर निगम को कोसने से पीछे नहीं रहे। नगर थाना रोड, तिलक मैदान, बनारस बैंक चौक, जेल रोड, गोला रोड एवं स्टेशन रोड सहित शहर की तमाम सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। सदर अस्पताल की बात करें तो ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक मरीज और उनके परिजन पानी में घुसकर आते जाते दिखे। जल जमाव की स्थिति जानने के बाद नगर आयुक्त ने पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर पानी में तैर रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए तो निगम के लेवल से प्रयास चल रहा है। पानी को खींचने का उपाय कराया जा रहा है। अपने स्तर पर भी एक छोटा पंप हम लोग खरीद करके
जहाँ ज़्यादा परेशानी है वहाँ पर पंप से पानी को निकाल करके दूसरी जगह फेंकने के लिए किया गया है। कुछ बाद में पानी भी दूसरे यहाँ कार्यालय में भी कुछ पानी। हाँ, वो तो लोकल लेवल पर हर एक बार वर्षा में होता है तो उसको परेशानी झेलनी होती है, तो उसका निदान अपने स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, उसको कराया जा रहा है। लगातार समस्या जल जमाव की देखने को पड़ रही है, कोई ठोस पहल ठोस रणनीति अभी? ये तो बन चुका है, प्लान बन चुका है, इसका मास्टर प्लान बना हुआ है। अब वो नाला का निर्माण है, रोड का चौड़ीकरण है, ऊंचीकरण है, ये सब जब हो जाएगा तो शायद अगले सीजन से जल जमाव की स्थिति से हम लोगों को निजात मिल सकती। मुजफ्फरपुर में अब तक डेंगू से पीड़ित 81 मरीज मिले हैं। ज्यादातर मरीज दूसरे राज्यों से अपने अपने घर आए हैं। एसकेएमसीएच में जांच के दौरान इनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा के अनुसार इनमें कई मरीज प्रयागराज, हरियाणा, कोलकाता, उज्जैन, गाजियाबाद, मुंबई, कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और हिसार से आए हैं। 81 मरीजों में से मात्र 25 मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इनके अलावा 5 ऐसे मरीज हैं जो अपने काम से पटना गए थे, वहां से आने के बाद बुखार लगा और उसमें डेंगू की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री से पता चल रहा है कि वे जहां काम कर रहे थे वहीं डेंगू हुआ है। वैसे जिले में दवा की छिड़काव कराई जा रही है। क्या रणनीति बना जा रही है? लगातार मामले मिल जाते हैं। 81 केस आज का जो अपडेट है उसके हिसाब से हुआ है। एक चिकनगुनिया का जो आइसोलेटेड मिला के 82 हो गया है और सब जगह फॉगिंग कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ डेंगू का केस है उसमें आधा से ज़्यादा के घर के 50 मीटर के रेडियस में फॉगिंग कराया जा चुका है। टेमीफॉस का स्प्रे भी हो रहा है और प्रचार प्रसार के लिए कल अलग से 4 वाहन अर्बन पीएससी को दिया गया है। चारों को एक एक वाहन दिया गया है कि उसके माध्यम से उसमें लगा हुआ है, ऑडियो क्लिप्स लगा हुआ है, तो घूम करके डेंगू से ऐसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसका प्रसार को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। डेंगू को लेकर के किसी तरह की रैपिड रिस्पांस उसके लिए जहाँ भी 5 या 5 से ज़्यादा केस एक इलाका में जहाँ मिला है उस इलाका के अगेंस्ट में एक RRT का निर्माण किया है, जिसका है फुल नेम है उसका रैपिड रिस्पांस टीम। उसमें एक डॉक्टर रहेंगे, 2-3 पैरामेडिकल स्टाफ, एक फोर्थ स्टाफ रहेंगे, ताकि उस एरिया को कैसे नियंत्रित किया जा सके, वहाँ फॉगिंग का या वहाँ टेमीफॉस का छिड़काव का या प्रचार प्रसार का जो भी है उसको मॉनिटर कर करके कैसे वहाँ नियंत्रण किया जा सके, इसी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की स्थापना की है। कितनी चिकित्सकों की टीम होगी? एक जो RRT होगा उसमें एक डॉक्टर रहेंगे। चिन्हित किया जा रहा है कि इस तरह से 4 या 5 केस से ज़्यादा वाला एरिया कहाँ कहाँ है, तो उस एरिया को चिन्हित करके हर एक एरिया के लिए एक RRT का निर्माण। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बंगरा निजामत पंचायत के वार्ड नंबर 6 स्थित हलीमपुर पंचायत क्षेत्र में आने वाली भूमि पर हलीमपुर के कचरा रखने के लिए यार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे बंगरा निजामत के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीण पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद राजेश सहनी ने विरोध करते हुए कहा कि बंगरा निजामत से सटा हुआ हलीमपुर पंचायत है। बंगरा निजामत वार्ड नंबर 6 के बगल में हलीमपुर पंचायत का थोड़ा सा जमीन है। हलीमपुर पंचायत के मुखिया अपने पंचायत के कचरा को बंगरा निजामत में रखने के लिए यार्ड बनवा रहे हैं। वहां पर 2 मंदिर है और आसपास में ग्रामीणों का घर है और आंगनबाड़ी केंद्र है और बाजार भी लगता है। यहीं पर स्वास्थ्य केंद्र भी है। ऐसी जगह पर कचरा रखना उचित नहीं है। उनका तो आगे बस दुकानदार थोड़े हैं जो दूरा पर कचरा में ना कचरा बनी। आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आप लोग हमनी के मर्जी ना हाँ कचरा रखे के। अच्छा, कचरी यहाँ नहीं रखते? यहाँ जमीन खरीदे हुए हैं 2 कट्ठा रहने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ है कि रोड वाला ज़मीन है, थोड़ा सा आगा पड़ा हुआ, तो यहाँ कचरा का डंपिंग बनाया जा रहा है और हम लोग को भगाया जा रहा है। यहाँ से मरई उरई सब गिरा दिया गया है कि यहाँ बनेगा कचरा का डंपिंग। कौन गिराया है मरई? कौन? वो CO साहब आए थे, BDO साहब आए थे और वहाँ से थाना प्रभारी के साथ में आए थे और धमकी दे रहे थे कि अंदर बंद कर दूंगा तुम्हारे को, ऐसे वैसे कर रहे थे और मरई उरई गिरा कर चले गए। आप अपने खरीदी ज़मीन में बनाए थे? जी, हम खरीदे हुए हैं, मिट्टी भरवाए हैं, 60-70 हज़ार रुपये कर्जा पैसा करके मिट्टी भरवाए हैं। हम ईट भट्टे में काम करते हैं। उसके बाद में क्या यहाँ पे घर बनाने के लिए जगह ज़मीन लगाए हैं और मरई बनाए थे। क्या परिचय हुआ? करने का तो ये काम ही है, कारण कि यहाँ गांव में कचरा का जो बन रहा है डंपिंग ये अच्छा नहीं। इसके लिए जगह भी है, पर्याप्त जगह है। उसके बाद भी यहाँ ले करके यहाँ 1-1 कट्ठा लोग ज़मीन खरीदा है।
मात्र अपने घर बनाने के लिए। सब लोग ढाई पर से घूम करके आया है, नदी कटाव किया तो ये सब लोग आए हैं, और उसके बीच में अगर डंपिंग किया जाएगा तो कोई नहीं सक्षम, कोई है नहीं जो सक्षम जो कोई करने देगा, तबाही होगी यहाँ जी। बाढ़ के समय में अक्सर लोगों को समस्या होती है, यहाँ पर जल जमाव का क्षेत्र है। अगर यहाँ पे अगर एक मान लीजिए कि अगर कचरा अगर यहाँ पर रखा जाता है तो पानी अगर आता है एक उदाहरण के तौर पर, तो सभी के घर में चले जाएंगे, सभी के वही कचरा घर में घुस जाएंगे, सबके घर में चला जाएगा, सबको बदबू, यहाँ के कितने लोग हैं सबको बदबू सूंघना पड़ेगा। यहाँ बगल में मंदिर है तो हम लोग भी चाहते हैं जो यहाँ नहीं बने, जगह नहीं रहता है तब इसका ही किया जाता है। बाहर में कैंप तो लगता है, कैंप तो लगता है खाना खाने के लिए। यहाँ खाना बनता है बाहर में यहीं पे, और जगह है इसके अगल बगल में जगह है, वहाँ कर दिया जाए इसको। आपका लक्ष्मी नारायण से जी, क्या यहाँ पे क्या समस्या, कई लोग जो है यहाँ पर घर बनाने के लिए नहीं है, ये सबका जमीन न रही घर बनावेला तो 2-2.5 कट्ठा इनका के देले बानी, 2-2.5 कट्ठा इनका के देले बानी। नाम बताइए किनको? बली मुखिया, राजू मुखिया जी। तो फिर क्या यहाँ पे दिक्कत तो किस बात की समस्या आ रही है मेन? दिक्कत बा जे सड़क के जमीन बा, सड़क के नंबर बा, यहाँ से हनुमान जी चले रोड चावड़ा बा तो चावड़ा बा तो भविष्य में चावड़ा रहल ठीक नु बा, आ जे तत्काल रोड बा से बांगड़ा के है। अगर ये पर डंपिंग करी है तो ये समूचा जेसीबी से अपन पूरा क्या मामला है? मामला ये है कि ये बंगला निजामत पंचायत है और इससे सटा हुआ हलीमपुर पंचायत है। हलीमपुर पंचायत के मुखिया जी द्वारा अपने पंचायत के जो भी कचरा होते हैं, कचरा को वहाँ से लेके, और इस पंचायत में जो थोड़ा सा ज़मीन उनके पंचायत का ही पड़ता है, यहाँ यार्ड बनाया जा रहा है कि वहाँ से जो भी कचरा उनके पंचायत का होगा वो यहाँ गिराया जाएगा। अब समस्या ये है कि वो अपने पंचायत को छोड़ के एक दूसरे पंचायत के बॉर्डर पे अपने पंचायत का कचरा रखना चाह रहे हैं, उस जगह पे रखना चाह रहे हैं जो हम हिंदुओं का धर्म स्थल है। आप इसे बाहर मेरे इस सब देखेंगे तो मंदिर है, लगातार 2 या 3 मंदिर है, शिवालय मंदिर है, सबदेवी मंदिर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, बाजार लगता है यहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र है। अब मुझे आप मीडिया बंधुओं के द्वारा पूछना है कि जिस जगह पे इतने सारे मंदिर हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, उस जगह पे क्या कचरा रखना, डंपिंग यार्ड बनाना कहीं से उचित है? ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये है कि आपके पीछे जो सड़क है वो कास जमीन में है, जहां आप खड़े हुए हैं ये सरकारी जमीन थी, लेकिन उस समय सड़क सरकारी जमीन पे नहीं बन करके किसी के कास जमीन पे सड़क बन जाती है। इस वजह से जमीन क्या है, सरकारी थोड़ी सी बच जाती है, जो अभी भी सरकार के नाम पे है। अब इसके पीछे जो भी लोग जमीन खरीदे हुए हैं, इसको गंभीरता से सुनिएगा, इस जमीन के पीछे जो भी गरीब लोग जमीन खरीदे हुए अपने घर बनाने के लिए, और वो अपने पीछे घर बना रहे हैं और उसके आगे आप कचरा रख रहे हैं, वो भी कौन लोग हैं जो जमीन पीछे लिए हुए हैं? इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं जिला परिषद चुनाव जीता हुआ था तो सदन में मैंने बात बोला था कि मेरे क्षेत्र संख्या 1 में बंगला निजामत एक पंचायत है जहाँ पे 700 ऐसे परिवार है जो आज से 8 साल पहले जब बाढ़ आई थी और उनके गांव का गांव दह गया था, वो 700 परिवार आज नहर के सरकारी जमीन नहर पे रहते हैं और ऐसी दुर्दशा में रहते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में, हमारे देश में, जहाँ रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग इतने सुरक्षित रहते हैं, पक्के मकान में रहते हैं, दूसरे देश से हमारे यहाँ शरण लेके जो लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, उनके पास बिजली होता है, उनके पास खाना पानी होता है। लेकिन हमारे देश के ही लोग जो इस तरह से उस फटे हाल में रह रहे थे, उसी में से कुछ लोग जो कोई ईंटा भाटा में काम करते हैं, कोई हमारे घर में, आपके घर में लेबर मिस्त्री काम करते हैं, 2-2 पैसा इकट्ठा करके 10 धूर 5 धूर 1 कट्ठा जमीन इस लाइन इसके पीछे लिए हुए हैं ताकि उनके घर बन पाए। आज अब बताइए, मैं BDO साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं CO साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं DM साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं साहेबगंज थाना से पूछना चाहता हूँ कि आप आए, आपने आके एक गरीब का झोपड़ी आपने तोड़ दिया, क्यों? क्या उसको हक अधिकार नहीं था मान सम्मान से रहने का? BDO साहब, CO साहब और हलीमपुर पंचायत के मुखिया जी आके यहाँ कन्फर्म करते हैं कि आप लोग यहाँ चले जाइए, यहाँ कचरा रखा जाएगा, डंपिंग यार्ड बनेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो बंगला निजामत के लोग हैं, क्या उनका आस्था नहीं है? वो इंसान नहीं है? हिंदू समाज में से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका आस्था यहाँ मंदिर है। आज मान लीजिए इस देश में किसी मस्जिद के पास कहीं भी अगर मान लीजिए अगर मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर इस तरह का काम किया जाए तो कहाँ से उचित होगा? आप
अब कहाँ जमीन दे रहे हैं? आपकी और तमाम ग्रामीणों की क्या मांग है सर? हमारी खास करके जितने भी ग्रामीण बंधु हैं उन सबके तरफ से हमारी एक ही मांग है कि सर्वप्रथम यहाँ जो कचरा रखने का जो डंपिंग यार्ड बन रहा है उसको हटाया जाए। यहाँ नहीं बनेगा। अगर यहाँ बनता है तो जितने भी बंगरा निजामत पंचायत के लोग हैं, क्या आसपास के जितने भी पंचायत के लोग हैं, हम सब एकत्रित होकर इसका विरोध करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और हमको ब्लॉक का घेराव करना, ब्लॉक का घेराव। हरियाणा एसटीएफ की टीम ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बालूघाट इलाके में छापेमारी कर ड्रग सप्लायर विनोद कुमार को दबोचा। वह मूल रूप से मुशहरी थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव का रहने वाला है। उसने मुजफ्फरपुर से 40 किलो मादक पदार्थ, सूखा डोडा, चूरा पोस्त की खेप ट्रक की हरियाणा भेजा था। उसे अम्बाला जिले के पड़ाव थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था। मौके से गिरफ्तार धंधेबाज गुरजंट सिंह उर्फ गोगी और जसपाल सिंह उर्फ पॉली ने मुजफ्फरपुर के विनोद कुमार से माल लाने की बात बताई थी। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर हरियाणा एसटीएफ की टीम एसआई कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर आई। यहां नगर थाने की पुलिस के साथ छापेमारी कर ड्रग सप्लायर विनोद कुमार के टावर लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके मोबाइल की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के बॉर्डर इलाका पड़ोसी राज्य या गया जिले में उसके पास यह मादक पदार्थ आई होगी। नगर एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि तस्करों से पूछताछ के बाद गायघाट नगर थाना एवं मिठनपुरा थाना क्षेत्र से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। कल दो अलग अलग जैसे सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग हैं जो ओपियम पॉपी के जो फ्लावर्स रहते हैं उनका गया से लेकर के ख़रीद बिक्री करते हैं और चंडीगढ़ की तरफ उसका सप्लाई करवाते हैं। ये इसी सूचना का सत्यापन के क्रम में गायघाट से एक ट्रक को पकड़ा गया और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके पास से 3 इस तरह के बोरे बरामद हुए जिनमें उनके द्वारा अफीम की तस्करी की जा रही थी। और उन्हीं के सत्यापन के दौरान में एक हरियाणा की टीम से भी सूचना मिली कि यहाँ के कुछ स्थानीय कारोबारी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम नवीन चंद्र लाल है और दूसरे हैं दीपराज। ये दोनों भाई मिलकर के पिछले 2-3 सालों से इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। इन्हीं के पहले एक सहयोगी हुआ करते थे मोनू उर्फ मनीष, जिनको मई में एनसीबी की टीम के द्वारा रेड करके और गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं के एक सहयोगी हैं विनोद, जो पहले इनके यहाँ पे स्टाफ का काम करते थे और अभी वो एक्टिवली इसमें अफीम का गया में 12 चट्टी और शेरघाटी से मंगा करके यहाँ पे अपना स्टॉक रखते हैं छाता बाज़ार में। और एक स्टॉक उनके द्वारा रखा जाता है पंकज मार्केट में, अपना गोडाउन है उधर। तो इसी क्रम में अलग अलग जगह पे छापेमारी करके और कई सारा सामान बरामद किया गया, जिसमें 15 से ज़्यादा बोरे हम लोगों ने बरामद किए हैं और उनका भी सीजर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये गया में जो इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है, वहाँ से लोग, एक मुकेश नाम का व्यक्ति है, उससे मंगवाते हैं। यहाँ पर उसका अपने गोडाउन में स्टॉक किया जाता है, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और उसकी सप्लाई फिर ये लोग चंडीगढ़, हरियाणा, दार्जिलिंग और भारत के अलग अलग जगह पर सप्लाई की जाती है। स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ से रिकवरी यहाँ से हुई है, लेकिन इसका हम लोग क्योंकि गायघाट से शुरू हुआ था तो अलग अलग जहाँ पे रेड किया गया तो FIR करके इन सब पे गिरफ्तारी की जाएगी। ब्रांडेड कंपनी का नाम इस्तेमाल करके नकली सरसों तेल बेचे जाने की सूचना पर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के बाजार समिति और पटियासा से लेकर नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड में छापेमारी की गई। इस दौरान बाजार समिति और पटियासा में पुलिस टीम को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन गोला बांध रोड इलाके स्थित एक गोदाम से 13 टीन नकली तेल बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे नगर थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के एक तेल कंपनी के आए अधिकारियों की सूचना और लिखित शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई है। यहाँ की पार्टियों से हमें जानकारी हुई कि यहाँ पे नकली तेल बिक रहा है और हमारी सेल भी कम हो गई थी, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ जानकारी करने के पर्पज़ से आया था कि यहाँ की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फलाने लोग, कौन लोग, ये दिलीप शाह और उनका भाई अजय शाह, गोला रोड में दुकान है इनकी और गोला रोड के आगे ही पुराना महावीर मंदिर के पीछे इनका मकान है, जहाँ पे ये गोडाउन बना है और इनकी पैकिंग होती है दरभंगा रोड पे, वो पटियासा चौक, वहाँ पे भी मैं गया था। वहाँ पे गोडाउन में लॉक लगा था, कोई खोलने वाला नहीं था।
फिर मैं इनको पुलिस प्रशासन के साथ मैं इनके घर दुकान पे गया। दुकान पे जब मैंने छापेमारी की वहाँ 15 टीन मिला और इनके घर पे जब की तो जब तक घर से माल हटा दिया गया था। कितना तेल था? 15 टीन मिला है अभी। 15 क्विंटल जी। किस कंपनी का? शहनाई वैभव एडविल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर। डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? ये डुप्लीकेट है साहब, ओरिजिनल तो हमारा है माल। डुप्लीकेट माल बेच रहा है जी। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे लोगों पर? सर पब्लिक को ये जहर खिला रहे हैं, पब्लिक का लीवर डैमेज कर रहे हैं ये लोग नकली माल बना के। इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए, इसमें तो जेल जाना चाहिए साहब। वही कार्रवाई मैं करा रहा हूँ उस पर। इसको जेल भिजवा के ही रहूँगा। कहाँ पर दुकान है? गोला रोड में। किस नाम से दुकान है? सन्नी ट्रेडिंग कंपनी। कल एक कानपुर के एक व्यवसायी हैं जो अपने वैभव एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। उनके द्वारा तेल का कारोबार किया जाता है। उन्हीं के द्वारा थाने पे सूचना दिया गया था कि एक व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से डुप्लीकेट पैकिंग करके और यहाँ पर अपना उन्हीं के नाम से अपना सामान बेच रहा है। तो इसका सत्यापन के क्रम में एक रेड किया गया और एक गोला रोड पे सन्नी ट्रेडिंग कंपनी नाम का की एक फैक्ट्री या गोडाउन है जहाँ पर उनके द्वारा डुप्लीकेट माल को उन्हीं के लेवल पे लगा करके बेचा जा रहा था। तो रेड किया गया, रेड करके और कई सारा सामान रिकवर किया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और FIR की गई है। कहाँ से सामान वगैरह लाते थे? ये लोकली अपना सामान बना करके और उसकी पैकेजिंग उसके पास रहती थी, खाली पैकेजिंग रख करके और फिर उसको लेबल करके बेचते थे। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का RJD के नेताओं ने राज्यसभा में बिल का समर्थन किया। वहीं बाहर में इस बिल पर सवाल भी उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संजय ठाकुर ने कहा है कि पिछले कई सालों से अटके महिला विधेयक पास होने का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव की संभावनाओं से डरे सहमे भी है। हमें डर है कि कहीं एक बार फिर किसी NRI महिला को लाकर देश को आंदोलन की दिशा में धकेलने का प्रयास न हो। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे RJD नेता ने कहा कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उसे इस आरक्षण का लाभ मिले। जिस तरह बिहार सरकार ने सभी जाति धर्मों के लोगों का समावेश कर इसका लाभ दिलाया है, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार भी सभी जाति धर्मों का समावेश कर समाज के अंतिम पड़ाव तक के लोगों को इसका लाभ दे। आज भारत सरकार ने इसको महिला विधेयक को पास किया, लेकिन मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह महिला विधेयक पास हुआ स्वागत योग्य है, लेकिन डर इस बात से है कि इसमें जो महिला की उत्थान की बात होगी, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को राजनीति के मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है, डर एक बात का है कि फिर कोई NRI टाइप के महिलाओं को ला करके सामने रख करके देश को आंदोलन के दिशा में धकेलने की प्रयास नहीं हो। इसकी जो 100% हो, सभी समाज की जिस तरह से व्यवस्था हो करके और जो भी जिस तरह से हम लोगों ने बिहार सरकार ने पंचायती राज में अति पिछड़ा दलित सभी लोगों का समावेश कर करके जो संचालन किया है, मैं चाहता हूं कि आज महिला विधेयक को इसी रूप में भारत सरकार भाई नरेंद्र मोदी और से हम आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री से कि उस तरह से समावेश करके NRI को रोक करके जो समाज के दबे कुचले लोग को है राजनीति के मुख्य धारा में लाने की प्रयास करें। आज 2014 के बाद जो स्थिति है, जो मोदी सरकार ने जो स्थिति पैदा उत्पन्न कर दी है, उससे हम समझते हैं कि जे अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को बहुत बड़ा आघात हुआ है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पिछड़ा हैं, हम तो अति पिछड़ा हैं, लेकिन एक वर्ग को खुश करने के लिए वो सभी वर्ग के लोगों को हाशिए पर धकेलते जा रहे हैं। इसलिए आज एक तरफ तो 49.5 और 10 नमसम 59% अकेले अवेल करा रहे हैं कुछ लोगों को, और दूसरी तरफ सारे जो भी सार्वजनिक संस्थाएं थे उनको निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। आज मोदी सरकार सर्वे करा लें, पूरा जो निजीकरण में कै प्रतिशत अति पिछड़ा और दलित के लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी मिली है। जितनी भी संस्थाएं जो निजीकरण में जितनी भी बेरोजगारी वहां कितने % लोगों को हल हुआ है। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? जो कमजोर लोग हैं उसको कमजोर बनाते चले, कुछ लोगों के यहाँ जितनी भी संप्रभुता, जितनी भी शक्ति, जितनी भी आर्थिक संपदा है देश के अंदर में कुछ लोगों के हाथ में डाल दें और फिर उस गुलामी की तरफ धकेल दें। आम नागरिक अपनी स्वेच्छा से नहीं जी सके।
आज एक बड़ी अच्छा उनका जुमला देखे हम कुछ दिनों पहले, पूरे पेट्रोल पंप से लेकर सभी जगह एक उज्ज्वला योजना पर। इतना नहीं ठगे मोदी जी। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इतना मत दलित, पिछड़ा और गरीब के लोगों को ठगने का काम कीजिए। आप इस उज्ज्वला योजना से जो गरीब को ठगने का काम कर रहे हैं, आप सिलेंडर को क्या कीजिएगा? सारा देश पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। देश के अंदर में जो जितना भी गैस सिलेंडर जो बचा पड़ा है, आप उसके लिए गोदाम बनवाएंगे। चाहे जितने भी आपके तेल कंपनियां हैं गोदाम बनवा करके रखेगी, तो आप गरीब को ठगने का काम करते हैं। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गरीब को देने का काम किया है, तो उनको मुफ्त गैस की व्यवस्था प्रति महीने कराने का काम करें, क्योंकि गरीब के घर में ऊपर जो बांस बल्ला में टांग करके सिलेंडर को रखने का काम नहीं करे और फिर धुआं से वह स्वस्थ उसका खराब नहीं हो। शनिवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष राशि खत्री और आरडीएस कॉलेज की प्राचार्य अमिता शर्मा को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 27 सालों से संसद में लंबित था। 27 वर्षों से इस विधेयक को राजनीतिक दलों द्वारा मंजूरी दिए जाने की मांग उठती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। नए बने संसद भवन में मोदी सरकार ने सबसे पहले नारी शक्ति अधिनियम लगाया, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के इस प्रांगण में मुझे आकर अत्यंत ही सुखद अनुभूति हो रही है, जहां मैंने इस धरती पर मुजफ्फरपुर में मैंने यहाँ अध्ययन भी किया है और गलियों में पोस्टर भी टांगने का काम किया है। मुझे लग रहा है कि 70 के पूर्व के दशक में मैं यहाँ आया हूँ, रहा हूँ। मेरे पारिवारिक जन भी यहाँ रहते थे, तो मुजफ्फरपुर से मेरा बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। और जब से मैं बिहार में राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जब से रहा, तो मुजफ्फरपुर चाहे वो विधायक के नाते हो या मंत्री के नाते या अभी केंद्रीय मंत्री के नाते, और शिक्षा क्षेत्र से मेरी बड़ी अभिरुचि रही, क्योंकि छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा और पटना विश्वविद्यालय का उस जमाने में। और जब कभी भी होता है तो छात्रों की राजनीति अपने आप को जीवन में छात्र ही मानता हूँ। तिलक जी के ने जो शुरू की थी परंपरा, तो मुझे आरती करने का बड़ा परम सौभाग्य हुआ। मैं परिसर में आया और सबके साथ गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा, तो सबकी कार्य सिद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो। और भगवान गणेश जी की पूजा हर चीज़ में शुभारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने देखा कि हम लोग नए लोकसभा के परिसर में गए और गणेश पूजा के दिन ही वो कार्यक्रम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और वहाँ प्रवेश किए, और उस प्रवेश द्वार पर कहीं मकर द्वार है, कहीं गज द्वार है, कहीं शक्ति का द्वार है, कहीं कर्म द्वार है। तो हर प्रकार के ऐश्वर्य, शक्ति, समृद्धि के लिए नए लोकसभा में जो करोड़ों लोगों की कहा जाए उनकी मतलब वो केवल लोकसभा के सदस्य का ही नहीं है, करोड़ों लोगों का जो वह लोकसभा संसद का भवन जो नवनिर्मित स्वदेशी, यह भी ठीक है कि पुराने निर्मित भवन को प्रधानमंत्री जी ने संसद का एक कहा जाए कि संविधान संसद के रूप में उसको एक स्मारक के रूप में बना दिया, क्योंकि वहाँ एकोमोडेशन उतना नहीं था आगे के लिए। तो इसलिए इसको एक बहुत बढ़िया और पूरी भारत की संस्कृति और तमाम ऐसे आध्यात्मिक और भारत का जो राष्ट्रीय और केंद्रीय स्तर पर जो देश का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो है, उसको उस के दीवालों में, नए संसद के दीवालों में उसको
उन सभी संस्कारों को चिन्हित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।